अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नु वश अत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ मौजूद है महक असलम। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्यारी भी हूँ क्योंकि मौसम लाहौर का बहुत प्यारा है। लाहौर से मैंने ज्वाइन किया आपको, और फैसल कराची में मौजूद है। और फैसल आपको बताना है, जब मौसम अच्छा होता है तो आपका मूड ऑटोमेटिकली बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ओके आपने सुबह सुबह के टाइम बड़ा प्यारा मौसम देखा है, ठंडी हवा है, अच्छा मौसम है, बारिश के इम्कानात हैं भी लाहौर में। लेकिन लाहौर से ज़्यादा फैसल मुझे तजस्सुस हो रहा है कराची का, क्योंकि डेली बेसिस पे जो हम कराची के रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कराची का जो मौसम है, यकीन करें बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन सामने आ रही है। धुआंधार बारिश होती है कराची में, लेकिन फिर होता क्या है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आवाम को मुश्किलात का एक दफ़ा फिर से सामना करना पड़ता है। और अगेन अब वही सवाल है कि दोबारा से जो बारिश का इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जी कराची में फिर से बारिश होंगी फैसल, तो अब ये बारिशें कब बरसेंगी, आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि हालिया बारिशों में तबाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? कराची को मुसीबत में लावारिस छोड़ने वाला आखिर है कौन? कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर भी कराची के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा मैं कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सर उठा रहा है। बिल्कुल फैसल, अगर मैं स्पेशली लाहौर की बात करूँ, चूँकि मैं यहाँ पे 2 दिन बाहर निकली मार्केट्स में, मैंने देखा लोग कोई पाबंदी नहीं कर रहे। हमने देखा है कि लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना ही उनको रोका जा रहा है कि अगर वो मास्क के बगैर किसी भी स्टोर में दाखिल हो रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि दोबारा से हम वो पाबंदियाँ देखेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो यही कहूँगी यहाँ पर बैठ के लोगों से कि भाई प्लीज़, आप अगर चाहते हैं कि हम वो वाला माहौल ना देखें जो कि हमने फर्स्ट वेव में देखा था, तो एहतियात करें। इसके अलावा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला भी जारी है। ब्रेंट ऑयल की कीमत कम होकर $100 फी बैरल से भी नीचे आ गई है, और ऐसे में अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया है। और तो और आज हम शो में बात करेंगे कुछ श्रीलंका के हवाले से भी, जहाँ पे बदतरीन मुआशी बहरान, और महक आपने भी वो मनाजिर देखे होंगे श्रीलंका के, जहाँ पे अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आए, और फिर ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर भी जो है वो धावा बोल दिया है। कोलंबो में शदीद जो है वहाँ पे एहतजाज भी किया गया है। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्सा से अपनी अहलिया और बॉडीगार्ड के साथ फौजी तैयारे में मुल्क छोड़कर फरार हो गए। सदर के फरार के बाद इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, और ऐसे में आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया है। वज़ीर आज़म रनायल विक्रमसिंघे कायम मुकाम सदर बना दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में हुआ ये कि पाकिस्तान की प्रेजेंस है इस वक्त श्रीलंका में। वो कैसे कि श्रीलंकन जो क्रिकेट टीम है उसके साथ पाकिस्तान की सीरीज़ है, कोलंबो में सीरीज़ शेड्यूल्ड है। अब इस सब के बीच में क्या टेस्ट सीरीज़ मुतासिर हो सकती है? क्योंकि आपको याद होगा कि प्रैक्टिस सेशन ज़रूर मुतासिर हुआ था। इंसान के अंदर तजस्सुस होता है, और वो तजस्सुस उसे कहाँ तक ले जाता है? कायनात का अब तक का सबसे गहरा इंफ्रारेड नज़ारा हमने और आपने देखा। नासा ने पहली वाज़े और रंगीन तस्वीर जारी कर दी। ये तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है। इससे कायनात के नए राजों से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही। लेकिन उस सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज महक किस पे? पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की खुशखबरी। जी बिल्कुल फैसल, मुझे आज यकीन करें इतनी खुशी हो रही है कि हम ये बताएंगे कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब सस्ती होने जा रही हैं। याद है आपको, हम जब बताते थे कि भाई महंगाई हो गई है, तो मैं हमेशा ये सवाल पूछती थी कि ये फुल स्टॉप कहाँ पर लगेगा। तो आई थिंक अब ये हम वो सवाल करेंगे कि ये जो महंगाई कम हो रही है, यानी जो कीमतों में कमी है, ये वाला फुल स्टॉप अल्लाह करे कभी भी ना लगे और ये कम ही होती रहे। तो भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती होने की खुशी की खबर जब आवाम ने सुनी तो आवाम में बेताबी हुई। और अब ये सवाल है कि भाई कितना हम ये देखेंगे कि आवाम को रिलीफ मिला है, क्योंकि अगेन वही फैसल कि हर कोई शख्स है जिसके लिए बड़ा ज़रूरी है अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जिसके बाद आप अपने ज़रिए मुआश की तरफ बढ़ते हैं। अब लोगों को ये तजस्सुस है कि भाई ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये कितनी कम होगी। यकीनन फैसल आपको भी ये चीज़ सता रही होगी। तो मुझे क्या सता रही है, लोगों को भी सता रही है। मैं बता ही देता हूँ कि कीमतों की में 15 से 20 रुपए कमी का भी इम्कान है। तो महंगाई के मारे अवाम में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। पहले इस पे लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देख लेते हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी, हुकूमत पाकिस्तान का अवाम को रिलीफ देने का प्लान।
फी लीटर पेट्रोल में 15 से 20 रुपए तक कमी मुतवक्के। लाहौरियों का कहना है कि हुकूमत इस फैसले पर बड़ी दाद की मुस्तहिक है और इससे महंगाई में कमी आएगी। बहुत अच्छा उनका इक़दाम है कि अगर वो पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारा पाकिस्तान का जितना भी बिजनेस है, निज़ाम है, वो पेट्रोल पे चलता है। हम जो सारा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इन हुकूमत का भी शुक्र अदा करते हैं। रिलीफ का सुनकर ट्रांसपोर्टर्स के उदास चेहरे भी खुशी से खिल उठे। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए तक कमी का ऐलान कर रहे हैं। जल्द 100 रुपए तक कमी का ऐलान भी सुनने को मिलेगा, जबकि मुसाफिरों को भी टिकट सस्ती होने की उम्मीद है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये इसकी असल पोजीशन पे ले आएंगे ताकि हम अपनी गाड़ियाँ चला सकें। लोगों को खाने पीने की इतनी मुश्किलात आ रही है, वहाँ पर अगर थोड़े से ट्रैवल अलाउंस हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। खवातीन भी खुशी से निहाल हैं। कहती हैं पेट्रोल सस्ता होने से किचन के बजट में रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ मेकअप का सामान भी सस्ता होगा। इससे ज्यादा कम करेगा। 100 आपने इंक्रीज किया तो 150 तक आप इसको डिक्रीज करें ताकि ज्यादा अच्छे पॉजिटिव असरात हो और आपको नेक्स्ट टाइम मैंडेट भी मिले। राइड्स वगैरह जब हम लोग बुक करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वी आर वर्किंग लेडीज़, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी का सामना था और दूसरा कॉस्मेटिक जो हर लड़की की ज़रूरत है। अवामी हलकों ने तो पेट्रोल सस्ता करने के इक़दाम को बेहतरीन करार दे दिया है। अब सिर्फ इंतजार है हुकूमती नोटिफिकेशन का। कैमरा टीम रिपोर्टर नवीन अली और दानिश मुनीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आए ना आए, एक चीज़ होने वाली है, वो है कराची की बारिश। तो कराची वाले हो जाएं एक बार फिर तैयार। मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू होने वाला है। कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों का इम्कान है। अभी दूसरा स्पेल कब से शुरू होगा, इस पे हम जानेंगे। माहिर मौसमियात ओवैस हैदर हमारे साथ मौजूद। ओवैस अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ओवैस, ज़रा बताएं कि मॉनसून आज से एक्सपेक्टेड है, स्पेल कैसा रहेगा? आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और मौसम जो है कराची में गुज़िश्ता स्पेल काफ़ी ज़्यादा इलाकों में हमने देखा कि 3 डिजिट तक रेनफॉल क्रॉस कर चुकी है। और आपको मैं बताते चलूँ, कराची का जो एवरेज रेनफॉल जो अमाउंट है वो तकरीबन 170 मिलीमीटर है। तो कराची ने शुरू के 10 दिन में ही जुलाई के तकरीबन 200 प्लस रेन देख ली, यानी कि पूरे साल का। ठीक, अच्छा ओवैस, मुझे ठीक है, ओवैस से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओवैस से हमारी दोबारा से राब्ता बहाल होगा। ओवैस, मुझे ये बताएंगे, जो हम स्पेल कह रहे हैं ना, दूसरा स्पेल, इसका क्या मतलब है? लाइक ये पहले स्पेल से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा स्ट्रांगली कराची को हिट करेगा? और कराची के कौन से इलाकों को ज़्यादा हिट कर सकता है, जो समंदरी इलाके हैं वो, या जो समंदर से दूर है? जी अच्छा, देखें, मानसून का स्पेल जो इस वक्त जो आने वाला है, अपकमिंग स्पेल, वो गुज़िश्ता स्पेल की तरह ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट स्पेल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा साबित हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। तो अपकमिंग स्पेल जो इस वक्त अगर सिचुएशन बताता चलूँ तो सेंट्रल इंडिया के पास एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है, जबकि हमारे गुजरात रीजन पे, इंडिया की गुजरात रीजन पे जो है एक सर्कुलेशन मौजूद है जो आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई वेस्ट की जानिब और हमारे अरेबियन सी की जानिब आएगी, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से सिंध में मानसून हवाएं एंटर होंगी। और जो इंडिया पे, सेंट्रल इंडिया पे जो इस वक्त जो लो प्रेशर एरिया, वो इस सर्कुलेशन के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो सकता है। मज़ीद ये इंटेंसिफाई होकर वेल्ड मार्क लो और डिप्रेशन में भी जा सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल एक बार फिर एक्सपेक्टेड है। ओवैस, बहुत शुक्रिया। बारिश, गटर का पानी और जानवरों की आलाइश। कराची में बारिश हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कई सड़कों पर अब भी पानी जमा है। लियाकताबाद की गलियों का बुरा हाल है, हर जगह कीचड़ है। ये हमने बात की लियाकताबाद की। अब आपको डिफेंस की सूरत हाल बताते हैं, वो भी खराब है। डिफेंस से रुख करते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का, जहाँ सीवरेज सिस्टम तबाह है। वहाँ से रुख करेंगे PIB कॉलोनी का, और PIB कॉलोनी से तिनहट्टी जाने वाली सड़क तो तबाह हो चुकी है। ऐसे में करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए हैं। कोई एक इलाका है जो महफूज नहीं। हाँ, वो इलाका महफूज है जो मुर्तज़ा वहाब अपने ट्विटर और फेसबुक पे बताते हैं कि देखें, यहाँ से मैं गुजरा और यहाँ तो पानी है ही नहीं। लेकिन अगर आप हमारे कैमरे की आंख से देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर है। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस सब पे मौजूद है हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। इसके अलावा हमारे साथ सदर KCSI मोहम्मद रज़ी साहब भी मौजूद हैं और सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब भी मौजूद होंगे। सबसे पहले हाफिज़ नईम साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। क्या क्या कहेंगे कराची के हवाले से? वो चीज़ बताइए जो हमने नहीं सुनी।
नहीं, मेरे ख्याल है अब सब चीज़ें सबने सुनी हुई हैं और सिर्फ दोहराने से एक फ़ायदा ये होता है कि लोगों के अंदर मज़ीद शऊर पुख्ता हो और लोग अपनी राय को दुरुस्त करें। और अब पहला मरहला जो है वो 24 जुलाई है, इससे ही आगाज़ कर दें उस सफ़र का कि जो तामीर व तरक्की का रुका हुआ है 17 साल से, और ये काम शुरू हो जाए। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से, करप्शन की वजह से सिर्फ 66 करोड़ से 80 करोड़ रुपए वो हैं जो इस मानसून की बारिश के लिए टेंडर हुए, बाकायदा मुख्तलिफ लोगों को ठेके दिए गए, लेकिन काम नहीं हुआ। जब ये नाले साफ़ नहीं होंगे जिनमें से बरसात का पानी गुजरना है, बल्कि इसमें सीवरेज का पानी डाला जाएगा, वो भी किसकी नाअहली है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत के मातहत है, उन्हीं के अफसरान हैं, उनके तैनात किए हुए लोग हैं। और अगर वो सीवरेज का पानी के लिए लाइनें नहीं बना रहे हैं और वो सारा पानी अपनी जान छुड़ाने के लिए बरसाती नालों में डाल देते हैं, और फिर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से इन्होंने ज़बरदस्त कराची को साफ़ और सुथरा करने का आलीशान निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत उन्हीं नालों में कचरा डाला जाएगा और गार्बेज स्टेशन अपना काम नहीं करेंगे, जबकि सबकी पर्चियाँ डीजल की बन रही होंगी, हमारे टैक्सों के पैसे कंज्यूम हो रहे होंगे, इनकी जेबों में जा रहे होंगे, तो उसके नतीजे में बरसाती नाले ओवरफ्लो करेंगे और उसके नतीजे में गंदगी फैलेगी। और इस वक्त मेन शाहराहों के अलावा आप अंदर तमाम जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है, उनके अलावा भी बेशुमार इलाके इस वक्त ऐसे हैं जहाँ गंदगी है, कीचड़ है, और वो सड़कें जो झंडे लगा कर MNA फंड से बनाई गई या पीपल्स पार्टी अपनी ताकत का इजहार करने के लिए कि देखो हम तो कराची भी फतह कर चुके हैं, वो लगा रहे थे, वो सारी की सारी इस बारिश के अंदर बह गई हैं। बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त शहर कराची के 3 करोड़ अवाम 2-4 हैं जिनको गिनती भी जिनकी पूरी नहीं की जाती। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे मौके पर कौन सी गवर्नेंस? हज़ारों अरब रुपए 14 साल में सिर्फ तरक्याती बजट के नाम पर बजट में रखे गए, कंज्यूम किए गए, लेकिन कहाँ वो खर्च हुए? ये शहर 98% रेवेन्यू देता है और इसका हाल आप देखें क्या किया हुआ है। पूरे सिंध में इन्होंने कौन सा एक प्रोजेक्ट बना दिया कि जिसके नतीजे में हम कहें कि इनकी कोई जो है इन्होंने कोई काम किया है। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ जो कोalition पार्टनर हैं, MQM हमेशा हुकूमत में रही है और इस वक्त भी हुकूमत में है, और एक तरफ वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं और दूसरी तरफ वो जरदारी साहब के ज़रिए से विफाक में मुशीर और वज़ीर लगवाने का फरीज़ा भी अंजाम दिलवा रहे हैं और साथ साथ गवर्नर की लाइन में भी लगे हुए हैं। तो इनके इशूज़ गवर्नर है, वज़ीर है, मुशीर है, और आवाम पानी में बह जाएं, लोग करंट से हलाक हो जाएं कि इलेक्ट्रिक को कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि सबके हिसाब किताब बंधे हुए हैं उसके साथ, और हमारे साथ ये सलूक होता रहा। ये है हमारा नोहा। लेकिन मसला ये है कि रोने से और मरसिया पढ़ने से और नोहा पढ़ने से मसला हल नहीं होगा, कहीं से तो आगाज़ करना होगा। जैसी भी लूली लंगड़ी बल्दिया है, अंधे बहरे इंतखाबात हैं, 40 किस्म की वोटर लिस्टें हैं, लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कराची के अवाम से कि वो 24 जुलाई को निकलें और इन सब लोगों से जान छुड़ाएं जो भारी मैंडेट ले लेके यहाँ से गए। आप बताएं 14 कौमी असम्बली की सीटें दी लोगों ने PTI को, लेकिन पलट के नहीं देखा इन्होंने। अब आ जाएंगे जलसा करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन पिछले हिसाब नहीं देंगे। तो जब कोई भी इनका नहीं है तो सही है, ठीक, बिल्कुल हाफिज साहब, बिल्कुल आपका कमेंट आ गया। मैं चाहूँगी कि फ़ारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक भाई, आप भी कराची के मेयर रह चुके हैं, ये वो शहर है जहाँ पर हालात संभलने चाहिए थे। एक होता है बदतर, एक है बदतरीन। कराची बदतरीन होता चला जा रहा है, कहेगी ये तबाही? मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई हो, या सूबाई और शहरी इदारे हों, ये इन सब की कहीं ना कहीं मुश्तरका ज़िम्मेदारी, क्योंकि शहर में या पूरे मुल्क में कहीं पर भी कोई मौसर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है जो आर्टिकल 140A के तहत होना चाहिए। अब इसमें मैं समझता हूँ हाफिज़ नईम हो या फिर आप MQM के भी किसी नुमाइंदा को बिठा दें, नुमाइंदे को बिठा देंगे, पीपल्स पार्टी किसी नुमाइंदे को बिठा देंगे, वो सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक शहर कराची के जो फ़र्जंद हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे वो किसी मज़हब से, मसलक से, रंग, नस्ल, इलाक़ा, ज़बान, किसी से भी ताल्लुक़ रखते हो, अगर वो मुश्तरका तौर पे एक कम से कम नुकात वाले एजेंडे पर इत्तफाक नहीं करेंगे, जिसमें चलें तामीर व तरक्की का एजेंडा ले ले, एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन का क़याम हो, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सीनियर लोग हों जो कराची में मौजूद हैं, जो कौमी हो या सिंध के शहरों की सियासत करती हों। तो एक तो इसका हल है कि वे फॉरवर्ड के आगे किस तरह बढ़ेंगे। फिर कराची को 4000 अरब रुपए जो टैक्स देता
देता है तो उसे 40 अरब की खैरात मिलती है और 400 अरब रुपया इसका हक है। अगर इसे 4 साल तक मुसलसल 1600 अरब रुपए मिले तो K4 है, निकासी आब का निज़ाम है, बरसाती नालों का निज़ाम है, यानी इजाफी पानी जो मैंने 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी, फिर उसका कचरा उठाने का निज़ाम है और इसी तरीके से सर्कुलर ट्रेन है। ये कम से कम 4-5 मंसूबे ऐसे हैं और कुछ शायद बिजली के बहरान को भी एड्रेस किया जाए। अब देखें ना, ये कराची शहर का जो असल मसला है वो ओनरशिप का मसला है। अगर किसी एक जमात का मेयर आ गया एक सादा अक्सरियत से, तो क्या आप समझते हैं कि दूसरी जमात के लोग उसे काम करने देंगे? तो हम एक दूसरे पर इसी तरह ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन किसी ने उठ के कहा कि कोई एक जमात, एक फ़र्द या एक तबका इस पोजीशन में कराची के मसाइल का हल दे सके। देखिए, आज तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़माबाद, एक ही सफ़ में खड़े हो गए डिफेंस और नाज़माबाद, ना कोई बर्गर रहा ना ही कोई बन कबाब। तो अब जब ये सूरत हाल हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे? और हम तो पहले ही बता दे रहे हैं, तो 400 अरब रुपए का फ़ंड सालाना कराची को मिलना चाहिए जो उसका हक़ है, और फिर उसको ख़र्च करने के लिए जो तरक्याती मंसूबे हैं उसकी कोई मुश्तरका ओनरशिप चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ें समेट कर बता दी। वरना अगर एक छोटी सी मिसाल लेनी है, एक मेरा सवाल है और खाराधर जहाँ मैंने कुछ 4 घंटे गुजारे और 6-7 किलोमीटर में पैदल पानियों में चलाऊं, घुटनों और कमर तक पानी था। तो उसमें मसला क्या था कि वहाँ एक 12 करोड़ के फंड से, जो MNA का फंड था, मेरे ज़माने का मेरा फंड, मैंने उससे एक TPX का सीवरेज पंपिंग स्टेशन खाराधर के साथ बनाया, कायम किया, वाटर बोर्ड हमने दिया वो, और वो कुछ सालों तक चला। उसके बाद से बनता कि तख्ती लगाने के कौन सा मिनिस्टर आके उसका इफ्तिताह करेगा। नहीं, वो ठीक है आपकी बात फारूक भाई, और ये फिर मैंने नासिर शाह साहब को फ़ोन किया, और यही चीज़ में अगर जो है वो सवाल बना के ले जाऊं हाफिज़ नईम और रहमान साहब के पास कि हाफिज़ साहब, फारूक भाई भी कह रहे हैं कि जी तख्ती लगा दी जाती है और ये सारे काम कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पे उन्होंने बात की मुश्तरका ओनरशिप की। मुश्तरका ओनरशिप से चलेगा ये शहर? मुझे बता दें, या फिर कोई एक बंदा आके इसको ठीक करेगा? नहीं, देखें, सीधी बात है, बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम बनना चाहिए। और बाइख्तियार शहरी हुकूमत का मतलब ये होता है कि जो इलेक्टेड मेयर होता है उसको बाइख्तियार बनाया जाता है इस तमाम शहरी इदारों के लिए, जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी होता है, जिसमें कचरा उठाने का निज़ाम भी होता है, जिसमें तामीरात का निज़ाम भी होता है, जिसे आप KBCA कहते थे, जिसको इन्होंने SBCA कर दिया। और इस तरह से जितने भी शहरी इदारे हैं वो एक सिंगल चेन ऑफ कमांड में होने चाहिए। एक पहलू तो ये है कि ये होना चाहिए, और इसके लिए भी सबसे बड़ी स्ट्रगल जमात इस्लामी ने ही की। 29 दिन का हमने धरना दिया और एक बहुत ही कामयाब धरने के नतीजे में कुछ चीज़ें पीपल्स पार्टी से मनवा लीं। अब जो इंतखाबात होंगे तो जो मेयर होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन होगा, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कराची चैप्टर है उसका हेड भी मेयर होगा। लेकिन अभी तो इब्तिदा है। जो पार्टियां इस वक्त अपोजिशन में हैं या हुकूमत के साथ हमेशा रही हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जब ये तमाम तर चीज़ें हमसे छीनी जा रही थीं तो उस वक्त वो एहतजाज करते। उनके पास तो बड़ी ताकत थी, बड़ी क़ुव्वत थी। 35 साल तक बिला शिरकत गैर MQM इस शहर के ऊपर रूल करती रही है और हुकूमतें इनके आगे झुकती रही हैं। हर हुकूमत बनाने में इनका हाथ होता है, लेकिन इसका फ़ायदा कराची के अवाम को कभी नहीं हुआ। हाँ, पार्टी के लोगों को ज़रूर हुआ है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तो इख्तियार की जंग लड़ी ही नहीं गई है अब। लेकिन मैं तो एक और बात कहता हूँ कि अगर जितना इख्तियार है उसके मुताबिक भी काम हो जाए तो अच्छी खासी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। तो रोने गाने के बजाय जो इख्तियार है उस पर काम करें और मज़ीद इख्तियार की आवाम के साथ मिलकर जंग लड़ें। तो अब तो जो लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं वो तो सारे वो लोग हैं कि जो कराची के इस तबाही का जिम्मेदार हैं। इसलिए बिल्कुल ब्लेम गेम का मसला नहीं है। जमात इस्लामी के बारे में आप कहते हैं कि इसने तबाही की है, हमने तो नहीं की, हमने तो काम किया है। अच्छा हाफिज साहब, मैं बहुत क़ता कलामी की ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो 1100 अरब का एक तोहफा दिया गया था कराची वालों को, कहाँ है वो तोहफा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर नया दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची, बारिश और शहर की तबाही के हवाले से। हाफिज़ नईम और फारूक सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब के पास मैं आऊँगा। हाफिज़ साहब, मैं फिर से आप वो सवाल दोहराता हूँ, क्या सिर्फ
इलेक्टेड नुमाइंदे के बस की बात है जिस तरीके की कराची के डेमोग्राफिक्स, क्योंकि आपको पता है कि कराची में सिर्फ एक तंजीम काम नहीं करती, मुख्तलिफ कराची के इलाके मुख्तलिफ जो है इदारे चलाते हैं, तो क्या सिर्फ एक इलेक्टेड उससे हो जाएगा या फिर सबको ऑन बोर्ड लेना होगा? देखिए, सबको तो ऑन बोर्ड लेना ही होगा। कराची में जितने इदारे हैं, मैंने तो आपसे बिल्कुल वाज़ेह बात की ना कि उसूली तौर पर तो सिंगल चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड हो, DHA हो या दीगर इदारे हों। जब आप कराची के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो है वो पानी जो है सब जगह आता है, DHA में भी आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाकों में भी आता है और बाकी जगहों पे भी आता है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सब यूज़ करते हैं, सड़कें सब यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सीवरेज का निज़ाम सबके लिए बनना चाहिए, चाहे वो अंदरूनी निज़ाम कुछ भी हो, पानी का अंदरूनी निज़ाम कुछ भी हो, बहरहाल पूरा शहर होता है। 1924 का कैंटोनमेंट बोर्ड्स का एक्ट पाकिस्तान बनने के बाद क्यों चल रहा है? इसको रिवाइज़ होना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर हों, और कम से कम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी और जो माशी हब हो उसके लिए तो स्पेशल किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, डायरेक्ट मेयर का इंतखाब होना चाहिए, पुलिस चीफ उसके अंडर में होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ी चाहिए कि लिस्ट है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो फौरी तौर पर चीज़ हो सकती है वो ये है कि जो लोग जमहूरियत के दावेदार हैं और कहते हैं कि हम जमहूरियत जो है वो बहुत हमारे लिए सब कुछ है और बेहतरीन इंतकाम है और फराएं, आप तो हमारे साथ बहुत अच्छा इंतकाम ले रहे हैं। आप ये बताएं, जमहूरियत की जीम भी है, आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं, आप लोकल बॉडीज़ जो जमहूरियत की नर्सरी हैं उसके इंतखाबात नहीं कराना चाहते, अगर मारे बांधे कराने पड़े तो बेख्तियार किस्म की हुकूमत देना चाहते हैं, बेख्तियार मेयर बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को इनको रिवाइज़ करना होगा। लेकिन उसके लिए इन सबको एक्सपोज करना होगा। बदकिस्मती से ये हमारे इख्तियारात छिनते रहे, लोग हुकूमतें करते रहे और किसी ने कराची से मैंडेट लेने वाली जमातों ने कुछ करके नहीं दिया। अब यहाँ से मौका शुरू होता है कि अब 24 जुलाई को तो इंतखाब हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से आगाज़ करें और उन तमाम लोगों को तो रिजेक्ट करते हैं जिन्होंने हमें डुबोया है, जिन्होंने हमें खंडरात में मुब्तला किया है, जिन्होंने हमसे तालीम छीनी है, जिन्होंने हमसे तहजीब छीनी है, जिन्होंने कचरे के ढेर हमें दिए हैं। अगर उन्हीं के पास जाकर लोग समझेंगे कि हालात बदल जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। कराची वाले समझ लें, इनके ये हालात रहेंगे जब तक कि वो अपनी राय नहीं बदलेंगे। मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप जमात इस्लामी का मेयर लेकर आइए, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे। मुश्किलात होंगी, लेकिन आपको मालूम है जमात इस्लामी मुश्किलात से डरती नहीं है। ना सिर्फ ये कि हम उस इख्तियार के मुताबिक ज़्यादा काम करेंगे कि जो अवेलेबल होगा, लेकिन उसके साथ साथ मजीद छीनने की कोशिश करेंगे। हमने जो धरना दिया उसमें हमने PFC अवार्ड डाला, मोटर व्हीकल टैक्स इनसे मनवाया। अब मरहला आ गया है कि उनसे इंप्लीमेंट करवाया जाए। बदकिस्मती से दोबारा MQ हुकूमत में शामिल हो गई, अब पीपल्स पार्टी और ये दोनों मिलकर कराची वालों से खेल रहे हैं। तो इसलिए हमें ये प्रेशर भी सस्टेन करके रखना है और इख्तियार से ज़्यादा काम नहीं करना है। इनको थोड़ा सा साइड पे रख के, अगर मैं इनको थोड़ा सा साइड पे रख के सिर्फ जमात इस्लामी के काम पे फोकस करना चाहूँगी, उस हवाले से पूछना चाहूँ तो मौका तो जमात इस्लामी को भी मिला था ना, क्या हुआ वो प्लीज़ अगर आप मुझे बता दें। नहीं, जब हमें मौका मिला तो 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का काम किया, 50 बड़ी शाहराएं बनाई और नेमतुल्लाह खान की बनाई हुई सड़कें इतनी आराम से इनसे नहीं टूट पा रही हैं, चाहे कितना भी सीवरेज का पानी ले आए, कितना ही हमें डुबो दें। इसी तरह हमने मॉडल पार्क्स बनाए, 300 पार्क्स बनाए, हमने जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम को दुरुस्त किया, हमने इस गार्बेज सेंटर्स बनाए, हमने आलाइशों को ठिकाने लगाने के नए नए आइडियाज़ किए, बड़े बड़े जो है वो जगहों पर जाकर गड़े किए और उनमें आलाइशों को डाला और मिट्टी ऊपर से डाली ताकि वो खाद बने, उस खाद का इस्तेमाल किया। हमने इस शहर को ग्रीन किया, हमने क्लीन किया, 32 कॉलेज बनाए, हमने तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह किया था। ये शहर तो सब ठीक, 80% सड़कों की और गलियों की कारपेटिंग हमने कर दी थी और सीवरेज की लाइनों को पानी की लाइनों से अलहदा किया था। जहाँ जहाँ नल का अपना क्या नाम है लाइनें जाती थी वहाँ वहाँ पानी आता था। K3 मंसूबा मुकम्मल किया, K4 के लिए काम करना शुरू किया। ये काम किया है हमने, हमारा मंशूर हमारा काम है। और जब कोई इख्तियार नहीं है ना तो अब भी हम कोरोना में हम होते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम हम चला रहे हैं, खिदमत का काम अस्पताल हमारे चल रहे हैं। ठीक है हाफिज साहब, ये आपने सारी चीज़ें गिनवा दी। यही चीज़ मैं ज़रा फारूक भाई के पास लेके जाऊँ। फारूक भाई देखें, इतनी चीज़ें गिनवा दी इन्होंने। अच्छा, हम बात करते हैं तो आपके टेन्योर के मुस्तफ़ा कमाल भी कहते हैं कि मैंने भी इतना सब कुछ कर दिया, 80% सड़कें भी कारपेटेड थी, मुस्तफ़ा कमाल ने आके ये सारी चीज़ें भी कर दी। तो ये सारी चीज़ें रोल बैक कैसे हो गई? कौन ले गया ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये
नईम, जमात इस्लामी सारा इल्ज़ाम MQM के ऊपर धरेगी और MQM फिर आके जमात इस्लामी के सामने डट जाएगी। अगर दोनों के पास कहीं ना कहीं आगे पीछे कराची का मैंडेट है तो कभी इन दोनों ने आपस में बैठकर भी ये सोच विचार किया है कि हमें क्या करना है। अब देखें, बहुत सारी बातें मैं नहीं चाहता, हाफिज़ नईम की मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ कि K2 मेरे ज़माने में बना जब मैं वज़ीर बल्दियात था या मैं मेयर कराची था, ये 90 की दहाई की बात है। इसी तरीके से K3 मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में जब मुशर्रफ साहब जो है पाकिस्तान के सदर थे, उस ज़माने में ये मुकम्मल हुआ जब कराची को एक वाफिर मिक़दार में फ़ंड मिले। और नेमतुल्लाह साहब के ज़माने के भी सारे काम जो है वो उस वक्त मुशर्रफ सदर थे और बल्दियाती इदारों को बराह रास्त इस्लामाबाद से और पिंडी से पैट्रनेज मिलती थी, सरपरस्ती मिलती थी और सारे शहरी इदारे मेयर को जवाबदेह होते थे, चाहे वो नेमतुल्लाह हो चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो। तो ये आपस में लड़ने की बजाय अपने अपने हिस्से के काम का क्रेडिट लेना। लेकिन बात यह कि K3 बड़े मंसूबे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये MQM के ज़माने में मुकम्मल हुए। गो कि मैं अभी पूरी तरह से MQM का हिस्सा नहीं हूँ, दोबारा उसमें वापस शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन MQM का जो पीपल्स पार्टी के साथ ये इस वक्त जो ताल्लुकात कायम हुए हैं, मैं उसकी भी मैं हिमायत नहीं करता हूँ। जिस तरह PTI से अलग हो के हम पीपल्स पार्टी की तरफ गए तो मेरे भी उसमें बहुत सारे सवालात हैं। जब मैं खालिद मकबूल से मिलूँगा पार्टी के मैं अगर शामिल हुआ और वापस गया तो इंशाल्लाह इन सारी बातों को हम मिल के ठीक करेंगे ये। लेकिन इस पर लड़ने की बजाय ये सोचा जाए कि आर्टिकल 140A की पिटीशन किसने डाली थी अदालत में? हाफिज़ नईम रहमान जमात इस्लामी हमारे जो है वो इंटरवीनर क्यों नहीं बने? वो हमारी पिटीशन थी। आपके तो 28 दिन का धरना था। कब बनेंगे, ये कैसे होगा, ये तो वो जब आप मुलाकात करेंगे मुझे यकीन है आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा मासूम सा सवाल है ये कि कराची को कौन देखेगा? कराची का वारिस कौन है? वो 1100 अरब जिसकी बात हो रही थी वो वाकई मिले? अगर मिले तो कहाँ लगे? अगर नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले? या कराची की तबाही इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए उसके लिए तो एक आसान बात है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है। मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। तो ये तो 75 सालों की क्रिमिनल निगलेक्ट, मुजरिमाना गफलत है, हुकूमतों का तसलसल है और कराची के साथ सोतेली माँ से भी जो बदतर सलूक हुआ उसका भी तसलसल है। कराची को ओनरशिप ना इस्लामाबाद ने दी, ना लाड़काना और नवाब शाह ने दी। और जो कराची के भी नुमाइंदे आए तो गुज़िश्ता जो हमारा भी मेयरशिप का दौर था, MQM का भी, उसमें भी अगर इख्तिदार में थे, इख्तियारात नहीं मिले, वसाइल नहीं थे, तो फिर आपको 2 साल या 3 साल के बाद वो इख्तिदार भी पीपल्स पार्टी सूबाई सिंध के वडेरों के मुंह पे मारकर एक बड़ा धरना देते 2000 काउंसलरों का वज़ीर आला हाउस के बाहर, एहतजाजी सियासत करते, उनसे मुतालबा करते कि भाई इस निज़ाम में हम उसी वक्त रहेंगे जब हमें काम करने का मौका मिले, इख्तियार मिले, या 140A के तहत इख्तियार मिले। फारूक भाई ये आपने सारी बात की। अब हमने कोशिश की है कि सारे जब पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें तो शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। बहुत ही तकलीफदेह मौके पर आपसे बात कर रहे हैं कि जब आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है शहर की क्या सूरत हाल है। हाफिज़ नईम भी हमारे साथ मौजूद थे, सबने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम धरा है। क्या होगा कराची का, बताइए। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जनाब। अब आप टीवी स्क्रीन में आपको देख रहा हूँ, पुरानी फुटेज भी चल रही हैं। मैं अर्ज कर दूँ कि शहर का जो आप फुटेज दिखा रहे हैं सर, ये हाल इस तरह नहीं है। शहर बहुत हद तक बेहतर है, नहीं बोलते 100% बेहतर है, लेकिन बहुत हद तक बेहतर है। क्योंकि 2 दिन में शर्जील साहब कता कलामी की माजरत, ये जो मनाजिर क्या बात करें ना, ये वो मनाजिर हम दिखा रहे हैं जो कि शहर का हाल होता है। ये क्यों होता है? हाँ, इसकी भी आपको जवाब दे दो। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। और बात ये कि 2 दिन में 400 मिलीमीटर बारिश पड़ी, पहली बात। सेकंड ये कि कराची में जब भी कोई बारिश होती है तो उसको आपको कहीं ना कहीं पानी को निकालना होता है, और वो निकालना होता है नालों के थ्रू। जो नाले हैं उन पे एक तो बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं ओवर द मतलब बहुत ज़्यादा सालों में। उसमें बहुत कुछ गवर्नमेंट के बड़े महकमे उनके दफातर बन गए, कुछ मीडिया हाउसेस के मेन ऑफिस जो हैं
वो जो नालों पे बन गए, इस तरह की बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट इस तरह की हो गई। काफ़ी बैंक्स की पार्किंग उस पर बनी हुई है, काफ़ी बिल्डिंग्स की पार्किंग्स बनी हुई है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने पहले ये कहा जो अपने नाले मौजूद है, जो छोटी मोटी इंक्रोचमेंट थी उसको सारा खाली किया। अब ये एक डिसीजन है जिसपे अभी गवर्नमेंट गौर कर रही है, क्या हम ये बड़ी सारी बिल्डिंग्स जिसमें लोग भी रहते हैं, फैमिलीज भी रहती हैं, कहीं पे ऑफिस भी, मैंने बताया कि गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, अगर गवर्नमेंट के ऑफिस को हम गिराते हैं तो क्रम है वो बहुत बड़े अमाउंट से हैं, वो सारा खर्चे करने पड़ेंगे। या जो मीडिया हाउसेज बने हुए हैं, 2 ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो नालों के ऊपर बने हुए हैं, उनको भी खाली कर दे, उनको भी मतलब डिमोलिश किया जाए। या फिर एक ये डिसीजन ये है। और जो बहुत ज्यादा फारूक सत्तार साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, फारूक सत्तार साहब को भी पता होगा, ये ओवर द बहुत ये भी बता दूंगा, ये जो दफातर या गवर्नमेंट ये जो चीजें बनी है, ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आने से 15 साल से पुरानी की बात मैं बता रहा हूँ। हमने खुद ये चंडीगढ़ रोड पे ऐसी बड़ी बड़ी बैंक्स देखी हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, जिनके जो बैंक के जो पार्किंग है वो सारे नालों के ऊपर बनी हुई है। मतलब इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब मैं जो आपका सवाल था कि शहर का हल क्यों होता है, तो एक तो हमने कहा कि हमने नाले वगैरह साफ किए और जब पानी को निकलने में टाइम लगता है और हाई टाइड थी, आपको पता है जब फुल मून होता है तो हाई टाइड होती है, तो हाई टाइड में पानी भी एक तरीके से अपने उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो बाकी और रेल आ रहा होता है, समंदर उस तरह से एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद पानी को बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया। पूरी गवर्नमेंट मौजूद थी, ये नहीं बोला गवर्नमेंट की मशीनरी मौजूद थी, पूरी गवर्नमेंट सड़कों पर मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे, सारे कैबिनेट उनकी मौजूद थी, चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद था, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, स्वीपर से लेकर हर शख्स जो है सड़कों मौजूद था और वो पानी को ये निकाल रहा था। इसके बरक्स मैं आपको बताऊं कि पिंडी में भी बारिश हुई, केपीके में भी हुई, बलुचिस्तान में भी, बाकी जगहों पे बारिश हुई। मुझे किसी एक जगह बताएं जहाँ पे गटरों पे खड़े हों वहाँ के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर या पूरी इंतजामिया खड़ी हो। ईद के सेकंड डे पे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईद करते हैं, हम सब लोग ईद के सेकंड डे पूरी कैबिनेट आपको रस्तों में नजर आई। सबने अगर फैमिली हमारी भी होती है, बच्चों की हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है, हमने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि जी हमें एक जगह पर कहीं प्रॉब्लम है तो हम सबको वहाँ पहुँचना है। सबने अपनी उस ईद को कॉम्प्रोमाइज करके सब उन जगहों पर पहुंचे और सबने इस पूरे प्रोसेस को खुद ओवरसी किया। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि 95% हमने पानी को निकाला। कुछ ओल्ड सिटी एरिया में इलाके हैं जहाँ पे ड्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैनुअल स्वीपिंग चल रही थी, अंडर पासिस को खाली कराया गया। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट की नाअहली है तो प्लीज हमें बताएं, मैं हर चीज़ का जवाब तफसीली देने के लिए तैयार हूं। अच्छा शर्जील साहब, आपने थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट कि कौन कौन सी बड़ी इमारतें हैं कि जो कायम हैं तजावुज़ात की सूरत। क्या समझें इसका? या तो 2 ऑप्शन है शर्जील साहब, या एक तो यह है कि मिटा के पूरा शहर इसको दोबारा से नया बना दें, या फिर दूसरा है कि अगर इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं और अगर आप इनको नहीं गिरा सकते तो फिर इनसे बात कर लें। कोई तीसरा ऑप्शन अगर है तो वो भी बता दें। ये आपने अच्छा सवाल किया। अगर 2-4 इंडिविजुअल्स हों जो बहुत ताकतवर हों तो हम उनकी बिल्डिंग्स को गिरा सकते हैं, जहाँ पर, लेकिन उसके बरक्स जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपको मोहतात रहना पड़ता है। इस तरह आपका एक नस्ला टावर गिरा था। नस्ला टावर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद गिरा, लेकिन आपने देखा कि इट वॉज नॉट अ पॉपुलर डिसीजन। हर आदमी जो है वो सारी बड़ी सारी फैमिली है वो बेघर हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि यहाँ पे जब इंटरेस्ट अब जो और हो जाए कि वहाँ पे अगर सैकड़ों लोग, हजारों लोग उन बिल्डिंग में रह रहे हों जो अगर नालों के ऊपर बनी हुई हो, चाहे वो नॉर्थ नाजमाबाद हो, चाहे वो कोरंगी के एरिया में, बहुत सारे एरिया से मैं नाम ले सकता हूँ जहाँ पे इस तरह की चीजें, ये नालों के ऊपर चीजें बनी है। अनफॉर्चुनेटली अब उनको अब लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कल भी डिसाइड, हम चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग में बैठे थे और इसी पे डिस्कशन हो रहा था, क्या अब हम इस तरह का स्टेप लें कि हम वो जो मेन बड़े स्ट्रक्चर, हैवी आरसीसी स्ट्रक्चर्स है उनको गिराने जाएं, और तक गिराने जाएं तो वो लोगों को अक्सर कहीं उनकी नकल मकानी, उनके लिए प्रॉब्लम्स, मतलब देयर आर मेनी इशूज। और फिर वो पैसों की भी बात है। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट अपने, और हम ये भी बोले गवर्नमेंट के अपने दफातर भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मौजूद हैं, अगर उनको गवर्नमेंट गिराती है तो फिर उसके लिए ज़्यादा वो स्ट्रक्चर को तोड़ना, फिर नई बिल्डिंग बनाना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये सारी इशूज हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपको फिर अर्ज कर लूँ कि पानी ये नहीं कि जिसकी वजह से खुदा ना खासा शहर को 3-4 दिन डूबा रहा, 24 आवर्स में मेन आर्टरीज का पानी निकाल दिया गया था।
24 घंटे के अंदर। और मेन आखिर का बाकी पानी में नवी 1 दिन लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर, मैं खुद जर्नलिस्ट को लेके गया तो हमने कहा कि आप टीवी चैनल और टीवी चैनल से मुख्तलिफ खबरें आ रही है, आप खुद ओवरसी करें। उनको हमने एरियल व्यूज कराए, इसकी फुटेज भी मैं आपको भेज सकता हूँ कि उन्होंने खुद अपने आंखों से एक चीज देखी कि नहीं, जो भी एरिया थे वो सारे 100% क्लियर, 100% नहीं कहूँगा, 95% एरिया क्लियर। ठीक है शर्जील साहब, ये आज की गुफ्तगू में जो सबसे अहम पॉइंट रेज हुआ है वो यही रेज हुआ है कि जो इतनी बड़ी बड़ी तजावुज़ात हैं वो एक बड़ा मसला है। हम आने वाले दिनों में आपसे इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा फारूक सत्तार, नईम रहमान। कराची में बारिश होती है, तबाही फैल जाती है, कौन है इसका जिम्मेदार, इसके हवाले से हमने बात